हेलो एंड वेलकम बैक टू कंपटीशन विंग पावर्ड बाय सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश है और आज हम एक नई सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसमें हम भारत में होने वाली सभी समसामयिकी घटनाओं पर नजर डालेंगे। मतलब इंडियन करंट अफेयर्स को आज से हम कवर करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले वीडियो में हम 1 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक के भारत में घटित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे और हम ये समझेंगे कि वो हमारे एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हैं, वहां से सवाल कैसे बनाए जा सकते हैं। तो आज का हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा वो है, आज का वैसे भी सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है, वो है आपका राजपथ का नाम जो है परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है, कर्तव्य पथ। राजपथ कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और जो इंडिया गेट से लेकर के आपके विजय चौक, इंडिया गेट से लेकर के पूरे राष्ट्रपति भवन जो रायसीना हिल में लोकेटेड है, उस पूरे रोड को जो है हम राजपथ के नाम से जानते थे। ये एक तस्वीर देख सकते हैं आप, ये इंडिया गेट है और ये वाली सड़क जो है आगे जाके राष्ट्रपति भवन से मिलती थी। ये जो पूरा एरिया है जहाँ आप सब परिचित होंगे, 26 जनवरी को जहाँ पे परेड होती है हमारे आर्मी और जवानों की, वही वाले रास्ते को क्या बोला जाता है? आपका राजपथ बोला जाता है। तो उसका नाम परिवर्तित करके कर्तव्य पथ रख दिया गया है। तो ये कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में एक अपने वक्तव्य और इंटरव्यू में कहा कि जो कॉलोनियल इरा का जो माइंडसेट है, जो ब्रिटिश टाइम का जो माइंडसेट है, उसको बदलने की जरूरत है और उसके जो निशान हैं उसको भी धीरे धीरे चेंज करने और बदलने की जरूरत है। तो इस प्रोग्राम के तहत और क्या क्या चीजें चेंज की गई हैं अगर देखें तो आपका जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अभी तक आपने सुन के रखा ही होगा, तो ये सारा चीज जो है सेंट्रल विस्टा के तहत ही आता है, जिसमें हमारा नया संसद भवन बनाया जा रहा है। तो उसी के तहत ही राजपथ का नाम जो है परिवर्तित किया गया है कर्तव्य पथ में। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक सुभाष चंद्र बोस जी की बड़ी सी मूर्ति लगाई गई है। यहाँ से आगे आप जाएंगे तो आपका मिलेगा आपको इंडिया गेट और उसके बाद में राष्ट्रपति भवन। इस पूरे रेंज को हम जानते हैं किस नाम से? अब कर्तव्य पथ के नाम से। क्लियर? तो इतिहास अगर इसका हम देखें तो ये पहली बार नहीं है कि इस जगह का नाम परिवर्तित किया जा रहा है, ये तीसरी बार है। सबसे पहली बार 1911 में जब हमारी राजधानी परिवर्तित की गई और राजधानी कलकत्ता से परिवर्तित करके दिल्ली लाई गई, तो अंग्रेजों ने महसूस किया कि एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए उनको कुछ बिल्डिंग्स और ब्लॉक्स बनाने की जरूरत है। तो सबसे पहले उन्होंने ही ये सेंट्रल विस्टा और आपके राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया। उसमें 2 उनके आर्किटेक्चर्स जिनका नाम अब काफी सुनते ही होंगे, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ये आप लुटियंस दिल्ली जो सुनते होंगे, जो अमीरों की दिल्ली है, तो इन लुटियंस साहब ने ही बसाया था उसको। तो इसलिए एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने इस पूरे एरिया को डिजाइन किया था, आर्किटेक्चर इसका तैयार किया था। 1911 में राजधानी परिवर्तन हुआ और 1911 के बाद में ये जो बन के तैयार हो गया 1920 में। जब ये बन के तैयार हुआ तो इस पूरे एरिया को किंग्स वे के नाम से जाना जाता था। किंग्स वे मतलब राजा का रास्ता। ये जो है हमारे जॉर्ज पंचम जो 1911 में भारत आए थे, जिनके आने के बाद ही राजधानी परिवर्तित की गई थी, इनके पिताजी के नाम पे ब्रिटेन में एक रास्ता बनाया गया था जिसे किंग्स वे कहा जाता था। इसी नाम से हमारे इस रोड को भी जाना जाने लगा। जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो इस किंग्स वे का जो हिंदी वर्जन होगा वही इसको नाम दे दिया गया राजपथ। राजपथ, ठीक है। और फिर 1947 से लेकर के वर्तमान तक, मतलब कि आपके 2022 तक इस जगह को हम राजपथ के नाम से ही जानते रहे। लेकिन अभी हमारी गवर्नमेंट जो है लगातार ऐसे प्रयास कर रही है कि जो हमारे पुराने निशान है, कॉलोनियल एरा के निशान है, उनसे बाहर निकला जाए। उसी कड़ी में इस जगह का नाम परिवर्तित कर दिया गया है कर्तव्य पथ। तो ये जो है दोनों आर्किटेक्ट्स के नाम आप याद रख सकते हैं, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। इसके अलावा अगर देखें इसमें तो इस पूरे रेंज में और क्या क्या जगह शामिल है, तो ये आपका राष्ट्रपति भवन हो गया, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक आपने मूवीज वगैरह में, डिफेंस ओरिएंटेड मूवीज आती है उसमें बहुत देखा होगा। तो नॉर्थ ब्लॉक में आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और होम मिनिस्ट्री बैठती है, गृह मंत्रालय और आपका वित्त मंत्रालय। और जो आपका साउथ ब्लॉक है वहां पे आपका प्रधानमंत्री ऑफिस, डिफेंस मिनिस्ट्री, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिसेज होते हैं। सभी महत्वपूर्ण फैसले जो हैं यहीं से लिए जाते हैं। अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इन दोनों ब्लॉक्स को भी अब आने वाले समय में म्यूजियम में परिवर्तित किया जाएगा। इसके अलावा इसी जो है आपका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में आपका इंडिया गेट आता है। इसके आगे आप जाएंगे तो नेशनल वॉर मेमोरियल भी इसी का हिस्सा है। और इसके अलावा
विजय चौक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल 29 जनवरी को, मतलब 26 जनवरी के बाद 29 जनवरी को यहाँ पे बीटिंग रिट्रीट जो आपके ऑफिशियली आपके गणतंत्र दिवस के सेलिब्रेशन का एंड इसी बीटिंग रिट्रीट के थ्रू किया जाता है। इसको एक बार आपके व्यापम में सवाल बना के पूछ भी चुका है कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो है किस तिथि को मनाई जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है 29 जनवरी को। तो इस पहले टॉपिक से रिलेटेड इतने ही फैक्ट्स थे। दूसरे टॉपिक पे चलेंगे तो हमारे देश का सबसे पहला इंडिजिनस विमान वाहक पोत, इंडिजिनस फ्लाइट कैरियर पोत जो है हमारा, ये बनाया गया है। इसका नाम है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत के बारे में सारे फैक्ट्स हम जानते हैं और ये भी देखेंगे कि विमान वाहक पोत होता क्या है। तो आईएनएस विक्रांत जो है हमारा बनाया गया है आपके कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में ही इसको बना करके इसको रेडी किया गया और इसके डिजाइन जो था आपका, ये भारतीय नौसेना इंडियन नेवी जो है हमारी, उसकी इन हाउस वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो जो वॉर के लिए शिप होती है उसकी डिजाइन करने के लिए एक ब्यूरो है, उसने ये डिजाइन फाइनल किया और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये आईएनएस विक्रांत बनाया गया। स्वदेशी मतलब हमारे ही देश के द्वारा बनाया गया एक विमान वाहक पोत है। विमान वाहक पोत है मतलब ये आप एक जो पट्टी देख पा रहे हैं, इसमें जो आपकी जो फ्लाइट्स होते हैं हमारे फाइटर प्लेन्स जो होते हैं वो इस पे लैंड कर सकते हैं और यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं। इसके बनने से क्या होगा कि युद्ध के समय में ब्लू वाटर पॉलिसी जो है हमारी, ओशियन के थ्रू डोमिनेट करने की जो पॉलिसी है हमारी, उसमें हमको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ऐसा नहीं है कि ये पहला ही विमान वाहक पोत भारत के पास है, इससे पहले भी हमारे पास विमान वाहक पोत रहे हैं, लेकिन हमारे द्वारा ही बनाया गया कोई भी विमान वाहक पोत हमारे पास नहीं रहा है। इसके पहले जो थे वो या तो रसिया से लिए गए थे या तो ब्रिटेन से लिए गए थे। तो इसमें क्या क्या और खूबियां अगर ये देखें तो इसमें देखेंगे कि 14 टोटल डेक है, मतलब कि इसके फ्लोर्स टोटल 14 फ्लोर्स हैं। और देखें तो 2300 डिब्बे हैं, मतलब कि छोटे छोटे रूम्स जो आप देखेंगे वो लगभग 2300 हैं और टोटल 1500 से 1600 नौसैनिकों को ले जाने की क्षमता ये रखती है। मतलब एक साथ में 1500 से 1600 सैनिकों को ये कैरी कर सकती है। इसके अलावा ये जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पे एक टाइम पे 30 फाइटर प्लेन्स जो होते हैं आपके, 30 टोटल फाइटर प्लेन जो है यहाँ पे लैंड कर सकती हैं, यहाँ पे एक जगह स्टैंड करके वो रह सकती हैं। तो ये सारे खूबियां थी आईएनएस विक्रांत की। अगर भारत के समुद्री इतिहास में देखें तो अब तक का भारत में निर्मित सबसे बड़ा युद्धपोत विमान है ये आईएनएस विक्रांत। तो इसका नाम आप याद रखेंगे आईएनएस विक्रांत। इसके अलावा देखें तो इसमें टोटल 76% मतलब 76% स्वदेशी सामान ही लगे हैं, हमारे भारत के ही इंडस्ट्रीज द्वारा बनाए गए सामान। और इसके अलावा 100 से अधिक एमएसएमई मतलब मिनी माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के सामान जो है इसमें लगाए गए हैं, इसके प्रोडक्शन में लगाए गए हैं। क्लियर। इसके अलावा इसकी लंबाई और इसका वजन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका उद्घाटन अगर हम देखें तो ये 2 सितंबर से कोचिन शिपयार्ड से ही इसका उद्घाटन किया गया, ये लॉन्च हो चुका है वर्तमान में। अब भारत के पास पहले भी विमान वाहक पोत थे मैंने बताया, लेकिन वो ब्रिटेन और रसिया से लिए गए थे। तो आईएनएस विक्रांत जो है, क्योंकि ये पहला हमारा स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत है, तो आपसे सवाल डायरेक्ट पूछ सकता है कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम बताइए। ऑप्शन दे देगा आईएनएस विराट, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस आपका विक्रांत। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना होगा क्या, आईएनएस विक्रांत। तो इतने फैक्ट्स थे आईएनएस विक्रांत से रिलेटेड। तीसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे, वो भी आपके डिफेंस से ही रिलेटेड है, जिसमें हाल ही में 2 सितंबर को उसी आयोजन में जहां आईएनएस विक्रांत की शुरुआत की गई, भारतीय नौसेना के ध्वज प्रतीक का भी अनावरण किया गया। भारतीय नौसेना का जो हमारा ध्वज था पहले इस शेप में दिखता था, और ये जो आप क्रॉस देख पा रहे हैं ये ब्रिटिश एक संत हुआ करते थे सेंट जॉर्ज, तो उनको ये रिलेट करके ये रेड क्रॉस दिखाया गया था। उनको जो है ब्रिटेन का सेवियर बोला जाता है। तो अब मैंने जैसे बताया पहले स्लाइड में बताया, राजपथ का नाम अब परिवर्तित करके कर्तव्य पथ रखा गया है। तो उसमें भी बार बार प्रधानमंत्री जी हमारे जोर दे रहे हैं कि पुराना जो हमारा माइंडसेट है उससे हमें निकलने की जरूरत है। उसी के तहत ही ये भी प्रोग्राम किया गया कि ये जो क्रॉस था इसे कैंसिल किया गया और एक नया सिंबल तिरंगे के साथ भारतीय नेवी, इंडियन नेवी के झंडे में एक नया सिंबल डाला गया है जो एक अष्टकोण सिंबल है। तो ये अष्टकोण सिंबल
क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से इंस्पायर्ड है, ये सारे फैक्ट्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया, ये जो ध्वज है जो वो औपनिवेशिक अतीत से दूर जाने और अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेकर अपनी विरासत पर गर्व करने के राष्ट्रीय प्रयास को दर्शाता है। इस झंडे में जैसे मैंने बताया शुरुआत में, सेंट जॉर्ज का जो रेड क्रॉस था उसको हटा दिया गया है। अब वो जो अष्टकोण जो लगा हुआ है उससे रिलेटेड क्या फैक्ट्स है उसको देख लेते हैं। तो एक तो हम देख रहे हैं कि वहां पे राष्ट्रीय ध्वज है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड जिसको कि फ्लाई साइड भी बोला जाता है, वहां पे गहरे नीले रंग का स्वर्ण अष्टकोण है, मतलब कि गोल्डन कलर के 2 अष्टकोण है। ठीक है, तो जब ये जो ब्लू कलर इसमें आप देख पा रहे हैं, ये तो इंडिया के ब्लू वाटर पॉलिसी को दर्शाता है, मतलब कि हम समुद्र में कितने ज्यादा मजबूत हैं इस चीज को दर्शाता है। ये जो आउटर अष्टकोण देख रहे हैं, इसकी प्रेरणा जो है शिवाजी के नेवल पावर से ली गई थी। शिवाजी का जो इरा था उस समय भी हमारी उनकी जो नेवी थी उससे प्रेरित होकर के ये बाहरी अष्टकोण जो है इसको बनाया गया है। तो ये एक हमारा नया सिंबल है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो दोहरा अष्टकोण है, बॉर्डर है, वो शिवाजी महाराज के मुहर से प्रेरित है। इसके बारे में अगर हम देखेंगे, भारतीय इतिहास में अगर हम देखेंगे तो हमें पता है, अगर वैदिक काल भी हो या फिर सिंधु घाटी सभ्यता हो, गुप्त काल हो या फिर आपके मौर्य काल हो, इन सभी समय में ही हमारे नेवल पावर जो रहे हैं, नौसैनिक शक्ति जो रही है, वो इतिहासकार इसके बारे में लिखते आए हैं। इस समय भी हमारे अन्य देशों के साथ में व्यापारिक संबंध समुद्री रास्तों से बने हैं। अगर मध्यकाल में हम देखेंगे तो शिवाजी, जाहिर सी बात है, उनकी नेवल शक्ति काफी बड़ी थी। इसके अलावा जमोरिन, जहाँ पे सबसे पहले पुर्तगाली या वास्को डी गामा आया था, वो भी एक बड़ी नेवल शक्ति थी। और उससे थोड़ा पहले अगर हम और जाएंगे तो चोल जो राजा लोग थे, वो लोग उनके समय में सबसे बड़ी नौसेना शक्ति चोल राजा ही हुआ करते थे। उनकी नौसेना शक्ति जो है वो इतनी ज्यादा थी कि जो आज की बंगाल की खाड़ी का जो एरिया है उसे जो है चोल झील के नाम से जाना जाता था। तो इसी गौरवशाली जो हमारा इतिहास रहा है नौसेना का, उसी को वापस जिंदा करते हुए उसको ही एक प्रतीक बना करके सिंबल नया डाला गया है, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो इससे और प्रेरणा ले सके और अपने देश का नाम आगे और बढ़ा सके। तो ये एक डिफेंस से रिलेटेड एक और अपडेट था। तो कभी आपको अगर इंडियन हिस्ट्री में नेवल के बारे में लिखना आता है या फिर आप नौसैनिक शक्ति के बारे में पढ़ते हैं, तो इन सभी जो इतिहास में जो मेंशन पॉइंट है उसको आप रिमाइंड करके रखेंगे। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो पीएम श्री योजना, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, हम सब जानते हैं इस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री स्कूल्स की शुरुआत की है। इसके तहत देश भर में 14,500 स्कूलों का या तो उसको अपग्रेडेशन किया जाएगा, कहीं कहीं पे जरूरत होगी तो कुछ नए स्कूल्स भी बनाए जाएंगे। इसके तहत में जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा संचालित स्कूल हैं, चाहे केंद्र सरकार के स्कूल हों जैसे कि आपके नवोदय और केंद्रीय विद्यालय, राज्य सरकार के स्कूल हों या फिर नगर निगम आदि से अफिलिएटेड स्कूल हों, इन सभी को इसमें शामिल किया जाएगा। टोटल 14,500। अगले 5 सालों में, मतलब 2022 से 2027 तक इन सभी स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। कायाकल्प कैसे किया जाएगा, तो ये अगर समझें तो इनका अपग्रेडेशन होगा, स्मार्ट क्लासेस लगेंगे, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बढ़ेगी। इन स्कूलों को रोजगार, जो हमारे रोजगार देने वाले छोटे और लोकल उद्योग हैं उनके साथ भी अटैच किया जाएगा, ताकि बच्चे जब वहां से 12वीं करके निकलें तो कम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए तैयार रहें। अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो आगे पढ़ाई के लिए तैयार रहें, जॉब करना चाहते हैं तो वैसी स्किल लेकर के वो स्कूल से बाहर निकलें। तो यही है आपका क्या, पीएम श्री स्कूल। इसको जो है डिजाइन किया गया है आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, नई शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को ये पूरा करता है और उसी के तहत जो है इसको बनाया गया है। यस, ऐसे जो स्कूल्स बनाए जाएंगे 14,500, वो अपने आसपास के भी जो स्कूल रहेंगे उसके लिए भी एक प्रेरणा का काम करेंगे। इसके अलावा पीएम श्री स्कूल जो होंगे वो आपके ग्रीन या इको फ्रेंडली स्कूल, हरित विद्यालय के रूप में भी कार्य करेंगे। ये कैसा कार्य करेंगे, तो खुद का किचन गार्डन होगा उनके पास में। इसके अलावा सोलार पैनल से वो जो है इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, एलईडी बल्ब जिसमें कम बिजली की खपत होती है, प्राकृतिक रोशनी जो हमको मिलती है, इन सब माध्यम से उसको हरित विद्यालय के रूप में भी प्रमोट किया जाएगा। क्लियर। और अगर देखें तो इसके तहत हर ब्लॉक में 2 स्कूल को अपग्रेड किए जाने का लक्ष्य है। पूरे भारत भर में जितने हमारे ब्लॉक हैं उसमें हर ब्लॉक में कम से कम 2 स्कूल। छत्तीसगढ़ में अगर हम देखेंगे तो टोटल 146
146 स्कूलों का चुनाव इसके लिए किया जाएगा और सभी स्कूलों का नाम भी जो है पीएम श्री स्कूल ही रखा जाएगा, प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। शुरुआत कब की गई? तो 5 सितंबर। टोटल कितने स्कूल रहेंगे? तो 14,500। छत्तीसगढ़ में कितने स्कूल इसमें चुनाव किया गया है? 146। इतने आंकड़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सभी को याद करके रखेंगे आप लोग। अगले टॉपिक पे चलेंगे। HDI मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का नया रिपोर्ट जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया जाता है अगर बोला जाए तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। 2021 के लिए रैंकिंग आई है और 191 देशों में भारत की जो रैंकिंग है वो बहुत अच्छी नहीं रही है, वो रही आपकी 132। यहाँ भी लिखा हुआ है 132वां रैंक रहा है इंडिया का 191 देशों में। अगर वैल्यू जो HDI मान है आपका, HDI वैल्यू है वो कितनी रही है 2021 के लिए? तो 0.633 वैल्यू के साथ में भारत की रैंकिंग 2021 के लिए 132 रही है। सीधा सवाल यहां से पूछता है कि 2021 के लिए HDI रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो आपको सीधा सीधा याद रखना है 132वें। अगर आपको कभी डिस्क्रिप्टिव लिखने को आ गया तो आपसे पूछेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर मानव विकास सूचकांक को जारी करने के लिए कौन से घटकों को शामिल किया जाता है, तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिसके आधार पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। सबसे पहले तो आपका हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा जिसे बोला जाता है। दूसरा हो गया आपका एवरेज एजुकेशन लेवल, मतलब कि शिक्षा, लिटरेसी रेट, कितना आप, पहले बात तो इसमें कितना इनरोल हो रहे हैं बच्चे और कितना रिटेन कर रहे हैं, इसको भी देखा जाता है। इसके अलावा लिटरेसी रेट को भी देखा जाता है। तीसरा या तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोल लीजिए या फिर इसे पर कैपिटा इनकम बोल लीजिए, प्रति व्यक्ति आय बोल लीजिए। ये तीनों ही फैक्टर्स को मिला करके आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रैंकिंग जारी किया जाता है। तो भारत पिछले वर्ष अगर देखें 2020 के लिए तो इसकी जो वैल्यू है वो भी थोड़ी ज्यादा थी और रैंकिंग एक रैंक अच्छे स्थान पे था भारत। इस साल 132वें स्थान पे है। पिछले वर्ष जो है 2020 की रैंकिंग आई थी उसमें 131वें स्थान पे। तो ऐसा क्या हुआ कि एक साल में रैंकिंग हमारी और खराब हो गई। तो ये सिर्फ भारत के साथ नहीं हुआ है, वर्ल्ड के ज्यादातर कंट्रीज, लगभग 90% देशों के साथ में ये जो इस साल की रैंकिंग आई है पिछले 32 वर्षों में जो है सबसे खराब रैंकिंग है। इसके मुख्य 2 कारण हैं और सबसे जो बड़ा कारण है वो तो है आपका जीवन प्रत्याशा में गिरावट। विश्व भर में ऐसा देखा गया कि कोविड जो इतनी बड़ी महामारी रही उसमें जीवन प्रत्याशा में उसने असर डाला, उसके परसेंटेज में, और उसमें गिरावट आई। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इसके पीछे। तो इन दोनों कारणों से पूरे विश्व भर में, सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व भर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो रेशियो है वो कम हुआ है। और अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में जो है आपका 69.7 पहले एवरेज लाइफ था, वो इस वर्ष कम होकर के नया जो एवरेज आया है वो 67.2, 67.2 वर्ष की हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई है। ये मैंने बता दिया आपको। अगर ग्लोबली देखें तो 72.8 साल का जीवन प्रत्याशा था पहले 2019 तक में, 2021 में वो कम होकर के 71.4 हो गया। तो ये ऐसा नहीं कि भारत के साथ बस हुआ है, पूरे विश्व के साथ हुआ है। और पूरे अगर हम भारत के पड़ोसियों की रैंकिंग अगर देखें तो उस हिसाब से भी भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हम सब ने अभी पढ़ा कि भारत की रैंकिंग जो है 132 है, लेकिन श्रीलंका जो इतने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है अगर उसकी HDI रैंकिंग देखेंगे तो वो 73rd नंबर पे है। चाइना जो है वो 79th नंबर पे है। आपका भूटान जो है 127 और यहाँ तक कि बांग्लादेश जो है वो 129वें नंबर पे है। तो इस हिसाब से, इस लिहाज से अगर हम देखें तो भारत की स्थिति अपने काफ़ी सारे पड़ोसियों से बहुत अच्छी नहीं है। म्यांमार और नेपाल की स्थिति भारत से ज़्यादा खराब है, 140 प्लस में है आपका नेपाल और लगभग 161 रैंकिंग है पाकिस्तान की। तो ऐसे छोटे कंट्रीज कैसे इससे कॉप अप कर पा रहे हैं HDI रैंकिंग में, वो कैसे ऊपर हैं, इसको भी हमें देखने की जरूरत है। फिलहाल आपके एग्जाम के लिए काम की चीजें हैं कि भारत की रैंकिंग कितनी है, कम होने का मुख्य कारण क्या रहा, तो जीवन प्रत्याशा, HDI की वैल्यू कितनी रही तो 0.633, और किन 3 फैक्टर्स को जो है शामिल किया जाता है इसके साथ में ये देखना है। और जो मुख्य पड़ोसी देश हैं उनकी भी रैंकिंग हमको याद रखनी है। तो HDI में इतना ही था। अगला टॉपिक हेल्थ से रिलेटेड है। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत ने अपना स्वदेशी एक खुद का वैक्सीन बना लिया है। वैक्सीन का नाम है कर्बेवैक्स।
सर्वेवैक, माफ कीजिएगा, वैक्सीन का नाम है सर्वेवैक। तो सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, सर्वेवैक वैक्सीन क्या है, किसने बनाया है, सारी चीजों को हम देखते चलेंगे। तो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हमारा पुणे में जो लोकेटेड है, जिसके बारे में आपने वैक्सीन निर्माण के लिए बहुत बार नाम सुना होगा कोरोना के दौरान। इसके अलावा जो आपके बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इन दोनों ने मिल करके, एक्चुअली मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को टेक्निकल रूप से या फिर फंडिंग के रूप में हेल्प की है, और मुख्य तौर पे इसे बनाने का काम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही किया है। वैक्सीन का नाम आपको याद रखना है सर्ववैक, CERVAC, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जो है ये भारत का पहला टीका है, स्वदेशी निर्मित टीका है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, तो ये गर्भाशय में होने वाला एक कैंसर है। गर्भाशय की ग्रीवा में जो हमारे सेल्स होते हैं वहां पे ये होता है, ये जो सर्वाइकल कैंसर है। HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ही इस कैंसर के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। तो कभी आपसे अगर पूछता है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा जो वायरस है वो जिम्मेदार है, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये एक यौन संचारित संक्रमण है और यही जो है सर्वाइकल कैंसर पैदा करने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार होता है। ये इतना डेंजरस है हमारे इंडिया में वुमेन्स के लिए कि हर साल लगभग 1.23 लाख, मतलब 1.25 लाख केसेस भारत में आते हैं, और उन्हीं में से 67,000 महिलाओं की हर साल सर्वाइकल कैंसर की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो ये जो सर्वेवैक है ये काफी बड़ा गेम चेंजर होने वाला है, और आपसे जो सवाल पूछेगा वो सीधा सीधा पूछेगा कि सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत के द्वारा बनाया गया पहला वैक्सीन का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है सर्वेवैक। क्लियर। सबसे पहले स्टेज में ये 9 से 14 साल के बच्चियों को दिया जाएगा, शुरुआती स्तर में ही ये वैक्सीन लगा दिया जाएगा। पहले इसे देश में ही इस्तेमाल किया जाएगा, इसके बाद में इसे एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल कराया जाएगा। तो ये सर्वेवैक था। दूसरा भी हमारा जो न्यूज़ है वो वैक्सीन रिलेटेड ही है, जिसमें कोरोना से रिलेटेड एक नई वैक्सीन आई है, भारत ने बनाया है, जो कि एक नेजल वैक्सीन है। ये अब आपको सुई के रूप में नहीं दिया जाएगा आपके शोल्डर में, बल्कि ये जो है आपके नाक में ड्रॉप के रूप में या स्प्रे के रूप में डाला जाएगा। इसका नाम अगर हम देखें तो इनकोवैक इसका नाम है। कोविड-19 के लिए देश की पहली नेजल वैक्सीन, नाक में लगाई जाने वाली वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन दे दी गई है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, DCGI के द्वारा। आपका जो ये है कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इसे इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन दे दी गई है। कौन से एज ग्रुप को लगेगा, तो 18+ वाले एज ग्रुप को लगेगा। क्लियर। कोविड-19 वायरस के लिए बनाया गया और नाक में दिया जाने वाला ये भारत के द्वारा बनाया गया पहला टीका होगा, ये मैंने बता दिया। वैक्सीन बनाया किसकी हेल्प से गया है, तो भारत बायोटेक जो हमारी कंपनी है, इसके अलावा वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी जो अमेरिका स्थित एक यूनिवर्सिटी है, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, दोनों की पार्टनरशिप से ये बनाया गया है आपका नेजल वैक्सीन। नाम आपको याद रखना है इनकोवैक, इनकोवैक। इसके अलावा देखें तो नेजल स्प्रे वैक्सीन को इंजेक्शन की बजाय नाक में दिया जाता है, नाक के अंदरूनी हिस्सों में इम्यूनिटी तैयार करने का काम करती है। इसे जो है सीरिंज वाले वैक्सीन से ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। रीजन इसका क्या है, सबसे पहली बात इसमें सीरिंज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। दूसरा, ये नोज में जब दिया जाता है तो ये सिर्फ कोविड-19 को नहीं बल्कि और भी जो हवा में फैलने वाली बीमारियां हैं जो आपके नाक के माध्यम से आपके शरीर में जाती हैं, उसके खिलाफ भी इम्यूनिटी तैयार करता है, बॉडी को इम्यून बनाता है, और इस तरीके से ये कार्य करता है। तो इसका नाम मुख्य तौर पे आपको याद रखना है इनकोवैक। कोविड से रिलेटेड पिछले ही प्रीलिम्स में सवाल पूछ चुका है, आपको पता है, और वैक्सीन से रिलेटेड ही सवाल पूछा है, इसलिए ये PSC व्यापम दोनों एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं आपके। इसके अलावा अगर इसको देखेंगे तो हम इसका पहला ट्रायल जो लिया गया वो फर्स्ट और सेकंड डोज जो ऑलरेडी लगा चुके थे उनके ऊपर लिया गया, ये सक्सेसफुल हो गया है, और अब ये आम लोगों के उपयोग के लिए कुछ दिनों में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। तो इतने सारे अपडेट्स थे आपके हेल्थ से रिलेटेड। तीसरा, स्पेस लवर्स के लिए एक अच्छी न्यूज है कि भारत का अपना पहला खुद का डार्क स्काई रिजर्व जो है लद्दाख के हेनले नामक स्थान में शुरू कर दिया गया है। डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है, ये देखें, अगर एक ऐसा स्पेस होता है जहां ह्यूमन एक्टिविटी बहुत निम्न होती है, बहुत शून्य के बराबर होती है, और दूसरा ये एक ऐसा स्पेस होता है जहां पे कृत्रिम लाइट जो है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट, गाड़ी वाली लाइट, ऐसी जगह को सेलेक्ट किया जाता है जहां पे वैसी रोशनी बिल्कुल भी ना पहुंच पाए।
अच्छा, यहाँ पे होता क्या है, अगर ये बोलें तो स्पेस के जो स्टार्स हो गए आपके, और भी जो एस्टेरॉइड हो गए या दूसरे प्लैनेट हो गए, उनके लिए उनका ऑब्जर्वेशन का काम किया जाता है। अलग अलग प्रकार के टेलीस्कोप लगाए जाते हैं, उनके माध्यम से या तो आप एस्ट्रोनॉमी आपकी हॉबी हो सकती है, या फिर आप साइंटिस्ट होंगे, तो यहाँ से आप उसका इस्तेमाल करके उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये कहाँ स्टार्ट किया गया है, अगर देखें तो लद्दाख के हेनले नामक स्थान में इसकी शुरुआत की गई है। क्लियर। हेनले नामक जगह में जो है चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य है, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहीं पे ये लोकेटेड है आपका। क्या, तो पहला डार्क स्काई रिजर्व, डार्क स्काई रिजर्व, ऐसे स्थान को इसमें सेलेक्ट किया जाता है जहां पे आपका वाष्पीकरण बहुत ही कम हो, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो, इसके अलावा आपका बादल ज्यादा नहीं होना चाहिए आसमान में, बिल्कुल आप समझ लीजिए कि न्यून बादल होना चाहिए, तभी आप अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो ये लद्दाख के रेगिस्तानी इलाके में लोकेटेड है डार्क स्काई रिजर्व, जगह का नाम है हेनले। डार्क स्काई रिजर्व एक ऐसा स्थान होता है जहां यह सुनिश्चित किया जाता है कि कृत्रिम प्रकाश कम से कम पहुंचे। यहाँ पे देखें तो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रेड दूरबीनों की स्थापना के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक जगह है ये। कौन सा, आपका हमारा जो इंडिया में लद्दाख में बनाया जा रहा है आपका हेनले डार्क स्काई रिजर्व। हेनले जो है जगह का नाम है, और डार्क स्काई रिजर्व जो है भारत का ये पहला है। तो इसको मान्यता कौन देता है, अगर हम देखें तो इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन एक होता है, जो अमेरिका में स्थित एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन। तो ये अलग अलग मापदंडों के आधार पर अगर आप खरे उतरते हैं तो आपको पार्क या फिर रिजर्व या फिर एक पार्क का दर्जा दे सकता है, या फिर अभ्यारण्य का दर्जा दे सकता है, या फिर स्काई प्लेस का दर्जा दे सकता है, या फिर रिजर्व का दर्जा दे सकता है। तो ये होता है आपका डार्क स्काई रिजर्व। इसके अलावा अगर हम हेनले की बात करेंगे तो ये रेगिस्तानी क्षेत्र में है लद्दाख के। आपको पता है भारत में दो प्रकार के रेगिस्तान हैं, एक तो जो आपका रेतीला रेगिस्तान है, और जो लद्दाख है जहाँ बर्फ रहता है उसको हम बर्फीला रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। मानवीय गतिविधियां शून्य है, निम्न वायु मंडलीय जल वाष्प है, इसके अलावा बादल रहित आकाश होता है, मैंने बताया, और ऐसा स्थान ही इस चीज के लिए आइडियल होता है। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जो भारत सरकार की इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, जहां से एस्ट्रोनॉमी मतलब कि आसमान में होने वाली गतिविधियों पे टेलीस्कोप के माध्यम से नजर रखी जाती है, वो भी हेनले में ही स्थित है, इसलिए ये नाम आपको बिल्कुल मुंह जबानी हो जाना चाहिए। अगर हम इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के कुछ टेलीस्कोप्स की बात करें तो ये तो एक है आपका मेस है, दूसरा ग्रोथ है, और तीसरा जो है हाई एनर्जी गामा रे टेलीस्कोप, जिसको हैगर के नाम से भी जाना जाता है। तो एक तो हो गया आपका हैगर, दूसरा हो गया मेस, और तीसरा हो गया ग्रोथ। तो ये तीन चार चीजें हैं याद रखने लायक, बिल्कुल इसे याद रखें। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ ओपन किया गया पूछा जाएगा आपसे, तो आपको याद रखना है लद्दाख। अगर स्पेसिफाई करके जगह पूछता है तो हेनले, और अगर कुछ इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन के टेलीस्कोप्स की बात किया तो हैगर, मेस और ग्रोथ। और ये यहीं पे जो है आपका इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का ऑफिस या फिर इसका ऑब्जर्वेशन सेंटर भी इसी जगह पे लोकेटेड है। तो ये सारे फैक्ट्स थे आपके डार्क स्काई रिजर्व से रिलेटेड। और अब हमारे स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जी के बारे में बात कर लेते हैं, जिन्होंने परसों ही जो है आपके ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में डायमंड लीग फाइनल में इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। पहले ऐसे भारतीय बने जिन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। काफी लंबे समय से टूर्नामेंट ये चल रहा था, जिसमें पार्ट में ये खेल चल रहा था। इसमें क्वालिफिकेशन राउंड अलग रहा, इसके बाद में सेमीफाइनल्स और फाइनल्स। तो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में ज्यूरिख में ऑर्गेनाइज डायमंड लीग अगर हम देखें तो एथलेटिक्स का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, तो उसमें इन्होंने भाला फेंक में फर्स्ट स्थान हासिल किया। ये जो आप इनका ट्रॉफी देख सकते हैं, इसके अलावा ये ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में लोकेटेड था, वहां पे ये आयोजित किया गया। 88.4 मीटर भाला फेंक करके इन्होंने ये फर्स्ट रैंक हासिल किया है। इसके अलावा इनके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिससे आप परिचित होंगे ही, कि पहले इंडियन है जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो पिछले महीने ही ओरेगोन यूएसए में हुआ, उसमें सिल्वर मेडल जीता था। तो अगर एक कूट बना के आपसे पूछ दिया और उसमें 3-4 टूर्नामेंट के नाम दे दिए नीरज चोपड़ा से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें आपको याद रखनी है।
अभी जो टूर्नामेंट जीता है वो है आपका डायमंड लीग। ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं वो डायमंड लीग की है। क्लियर, डायमंड लीग, यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरा जो था 1 महीने पहले जुलाई के महीने में आयोजित किया गया था आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। कहाँ हुआ था? तो ओरेगोन में, यूएसए में। यहाँ पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा आप सब जानते ही हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स जो 2020 हुआ था वहां पे इन्होंने गोल्ड जीता था। इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स थे कि यंगेस्ट इंडियन थे जिन्होंने किसी भी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। एथलेटिक्स की कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे, और इंडिविजुअल कैटेगरी में जो है अभिनव बिंद्रा के बाद ये दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीता था। और इसके अलावा बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं, कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड जीत चुके हैं। हालांकि इस वर्ष जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे चोट की वजह से। इसके अलावा एशियन चैंपियनशिप जो पहले एक बार भुवनेश्वर में हुआ, इसके अलावा भी अंडर 20 चैंपियनशिप में भी ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। अगर देखें तो इन्हें विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, ये दोनों मिल चुके हैं। दोनों आर्मी के जवानों के दिए जाते हैं, और क्योंकि ये राष्ट्रीय राइफल्स के जवान भी हैं, सूबेदार के पद पे कार्यरत हैं, तो इसलिए इन्हें विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया जा चुका है। पद्मश्री इन्हें दिया जा चुका है। और देखें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी इन्हें दिया जा चुका है। तो इतने सारे फैक्ट थे आपके नीरज चोपड़ा के बारे में। क्लियर, तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। नेशनल रिकॉर्ड भी अभी इन्हीं के नाम पे है, सबसे दूरी तक भाला फेंकने के लिए। क्लियर। स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक और टॉपिक है जिसमें अगर हम देखें तो यूएस ओपन जो है कल ही कंक्लूड हुआ है। यूएस ओपन कंप्लीट हो गया है, और इसके 2 सिंगल के विनर्स हैं जिसको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपके स्पेन के खिलाड़ी हैं कार्लोस एल्काराज। तो मेंस सिंगल के विजेता रहे हैं कार्लोस एल्काराज, और वुमेन सिंगल की विजेता जो रही हैं पोलिश खिलाड़ी हैं, पोलैंड की खिलाड़ी हैं, उनका नाम है ईगा स्वियातेक। तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। ईगा स्वियातेक जो है पोलिश खिलाड़ी हैं, यूएस ओपन की चैंपियन खिलाड़ी। इसके अलावा मेंस सिंगल के विजेता रहे हैं कार्लोस एल्काराज। तो यूएस ओपन जो है साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है, ये भी आपको पता ही होगा। व्यापम और पीएससी दोनों का ये काफी फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से अक्सर सवाल उठते रहते हैं, इसलिए इन दोनों विनर्स को भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो अन्य 3 ग्रैंड स्लैम रहे हैं आपके फ्रेंच ओपन, विंबलडन और आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन, उनके भी विनर्स को आप याद रखेंगे। यहां से कई प्रकार के सवाल बनते हैं। सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि साल में सबसे पहले होने वाले ग्रैंड स्लैम का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरे नंबर पे आपका फ्रेंच ओपन। ये फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले वाले कोर्ट में खेला जाता है, मतलब मिट्टी के कोर्ट में खेला जाता है। तीसरा जो है आपका विंबलडन जो है आपका ब्रिटेन में होने वाला एक टेनिस टूर्नामेंट है, ग्रैंड स्लैम है। और सबसे अंत में होता है आपका यूएस ओपन। आप लोगों को अगर इसके इंपॉर्टेंस पे डाउट हो तो मैं बता दूं, इस साल के पीएससी में भी यहाँ से सीधा सवाल बनाया था, लेकिन उसमें यह पूछा था कि हिस्ट्री के हिसाब से सबसे पहले कौन सा ग्रैंड स्लैम स्टार्ट हुआ और अंत में कौन सा ग्रैंड स्लैम स्टार्ट हुआ। तो उसका उत्तर जो आपका हो जाता है उसमें सबसे पहले विंबलडन सबसे पहला शुरू होने वाला खेल था, फिर आपका फ्रेंच ओपन दूसरे नंबर पे, फिर यूएस ओपन तीसरे नंबर पे, और अंत में ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ये सभी के विजेता जितने भी सिंगल विनर है, मेंस कैटेगरी, वुमेन्स कैटेगरी, सबका नाम आपको याद रखना है। और क्योंकि यूएस ओपन अभी कंक्लूड हुआ है इसलिए इसके दोनों विजेताओं का नाम याद रखना है। मेंस के सिंगल के विजेता है कार्लोस एल्काराज, और वुमेन्स में है ईगा स्वियातेक। ये दोनों को याद रखेंगे। पोलिश खिलाड़ी हैं, पोलैंड की खिलाड़ी हैं, कई बार कंट्री भी पूछता है, ये स्पेन की खिलाड़ी हैं। क्लियर। एशिया कप कल रात को ही कंप्लीट हुआ है जिसके विनर श्रीलंका रही। ये 15वां एशिया कप था। इसके कुछ फैक्ट्स हैं। 15th एडिशन था ये आपके एशिया कप का, और इसकी विनर कौन रहे, तो श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान को हराया। ये श्रीलंका के कप्तान हैं, ये ट्रॉफी के साथ हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं। 15वें नंबर का था। श्रीलंका ने इसे 6ठी बार जीता। और ये कहाँ आयोजित किया गया, तो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में यह आयोजित किया गया था। विनर कौन रही, तो श्रीलंका रही। क्लियर। इतने ही फैक्ट्स थे स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अंत में 2 मिसलेनियस के टॉपिक हैं। सबसे पहले अगर हम देखें आईटी एक्ट 2000, पेपर 7 में हम अक्सर इसके बारे में पढ़ते हैं, मेंस के पेपर 7 में। आईटी एक्ट 2000 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, उसी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन आया है जो मैं आपको बताता हूं।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A के तहत दर्ज सभी मामलों को वापस लेने के आदेश दिए हैं। 66A होता क्या है? तो आईटी एक्ट की धारा 66A, सबसे पहली बात, आईटी एक्ट की धारा 66A 2008 के संशोधन के साथ जोड़ी गई थी। इसके तहत जो है सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई थी कि वह किसी व्यक्ति को कथित रूप से, सिर्फ और सिर्फ कथित रूप से आपत्तिजनक कोई ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए अरेस्ट कर सकती है, या कैद कर सकती है। ऑनलाइन कोई भी पोस्ट कर रहे हो आप, और अगर वो आपत्तिजनक लगती है सरकार को, तो वो आपको अरेस्ट कर सकती है। यही कहता था आपका धारा 66A। ठीक है। साथ ही इसके साथ ही जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको भी ये छूट दे दी गई थी कि वो अपने हिसाब से आपत्तिजनक पोस्ट की व्याख्या कर लें। तो जो आपत्तिजनक पोस्ट एक्चुअल में होता क्या है, ये क्लियर किसी को भी नहीं था। यहां तक तो ठीक बात है। मगर 2015 में श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ वाद एक केस चला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66A को समाप्त कर दिया। लेकिन ये इंफॉर्मेशन प्रॉपरली सर्कुलेट हुई नहीं, और इसके 2015 में खत्म हो जाने के बावजूद भी आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जाता रहा। इसी वजह से नया एक आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है कि इसके तहत जितने भी दर्ज हैं मामले, उनको वापस लिया जाए तत्काल प्रभाव से। तो ये था आईटी एक्ट के बारे में। ये पेपर 7 के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे तो इसे छोटा सा नोट बना करके अपडेट कर लें। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आज का लास्ट टॉपिक है। 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है इसे जोड़ा गया था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं, उनको 10% रिजर्वेशन इसके तहत दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम संशोधन की संवैधानिक वैधता की जांच के लिए 3 प्रमुख मुद्दों की अंतिम रूप से पहचान कर ली है। तो आप सबको पता होगा कि इसके ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के खिलाफ बहुत सारे पिटीशंस लगाए गए सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई के लिए मुख्य रूप से 3 बिंदु पहचाने हैं, और उन तीनों को भी हम समझते हैं। ये आपके पॉलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में, मुख्य न्यायाधीश कौन है? 49वें मुख्य न्यायाधीश यू ललित। तो उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ का गठन कर लिया गया है, जो 13 सितंबर से इस मामले की सुनवाई करेगी। पीठ क्या देखेगी? जो संवैधानिक पीठ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, वो देखेगी क्या? तो पीठ देखेगी कि क्या यह संशोधन संविधान के मूल ढांचे का निम्नलिखित 3 आधार पर उल्लंघन कर रहा है क्या? यही देखेगी। बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या उसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन कर रहा है? उसी लिए 3 पॉइंट सेलेक्ट किए गए हैं। इन्हीं 3 पॉइंट्स पे बहस होगी और इन्हीं 3 पॉइंट्स पे सारी जांच पड़ताल की जाएगी। तो सबसे पहला अगर देखें तो राज्य को आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण सहित विशेष प्रावधान की अनुमति जो दी गई है, क्या यह बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रहा है क्या? इस पे सारी बहस होगी। दूसरा, राज्य को निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थानों, मतलब कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में प्रवेश के संबंध में विशेष प्रावधान करने की अनुमति जो दी गई है, क्या यह भी किसी भी तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रहा है क्या? दूसरा पॉइंट ये है। और तीसरा, जो SC ST OBC हैं, इन समुदायों को ईडब्ल्यूएस कोटे के दायरे से बाहर रखा गया है, क्या यह जो है आपके बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रहा है क्या? ये तीनों चीजों के ऊपर बात होगी। तो ये था ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से संबंधित एक अपडेट। भारतीय करंट अफेयर 1 से 10 तारीख तक का यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। इस करंट अफेयर को हम अब अनवरत जारी रखेंगे, और हम प्रयास करेंगे कि हमारे जितने भी कंटेंट है वो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, यहाँ से आपको खूब फायदा मिले, और आने वाले जितने भी सवाल हैं उनको आप डील कर पाएं। इसके अलावा रेगुलर क्लासेस PSC और व्यापम के लिए हमारे संस्थान के द्वारा स्टार्ट कर दी गई हैं। 1 सितंबर से 15 दिन का डेमो क्लास चल रहा है। 15th डे डेमो क्लास। अभी एडमिशन लेने पे 50% ऑफ भी है। अगर आपको इंटरेस्ट है या आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके, तो यहाँ पे दिए गए नंबरों पे कॉल करके आप जो है, इस नंबर पे कॉल करके आप जो है संपर्क कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तब अगले वीडियो में मिलेंगे इंडियन करंट अफेयर के। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।